जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तियानजिन, चाइना में एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक। इसकी अध्यक्षता चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा की गई है। इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में चाइना, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था, जबकि अन्य सहभागी देश के रूप में मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, इजिप्ट, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, तुर्की, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और वियतनाम शामिल हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की। तो इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना है। दोस्तों, जब संघाई सहयोग संगठन नहीं बना था, उससे पहले इसी संगठन को संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसमें 5 देश शामिल थे: कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। अभी वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, यानी 10 मेंबर इसके वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन के लिए किन 2 देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत और जापान। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच में चंद्रयान 5 मिशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। तो अभी मोदी जी जापान की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा के दौरान ही भारत और जापान के बीच में चंद्रयान 5 के लिए समझौता हुआ है। इस मिशन को लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी बोला जाएगा। यह भारत और जापान के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। इसमें इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसका लक्ष्य होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। दोस्तों, भारत का चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, चंद्रयान सेकंड 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, चंद्रयान 4 और 5 अभी प्रस्तावित हैं। आने वाले समय में इनको भी लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 को जारी किया है। तो इसमें अग्रणी श्रेणी में महाराष्ट्र पहले, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर असम और फिर उसके बाद त्रिपुरा है। फ्रंट रनर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश सेकंड, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। अचीवर श्रेणी में असम पहले और फिर उसके बाद है केरल। कंटेंडर श्रेणी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पिछले 2-3 महीनों से ना बिहार राज्य में बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। अब एक नई योजना आई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। तो इस योजना के माध्यम से हर परिवार की एक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फुमथम बेचायाचाई किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अब कौन काम करेंगे? फुमथम बेचायाचाई। अभी तक थाईलैंड की जो पीएम थी वो थी पैतोंगतर्न सिनाबात्रा, लेकिन थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब उनके स्थान पर कार्यवाहक पीएम के रूप में फुमथम बेचायाचाई काम करेंगे। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। सियाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। बैंकॉक इसकी राजधानी है। बाहत यहाँ की करेंसी है। इसके पड़ोसी देशों में म्यांमार है, लाओस है
और कंबोडिया है। इसके अलावा इसकी सीमा मलेशिया से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो इसमें भारत का एक एनजीओ भी है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, तो उसे भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। दोस्तों, एजुकेट गर्ल्स जो है वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है और एजुकेट गर्ल्स भारत का पहला एनजीओ बन गया है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरे प्राप्तकर्ता हैं साहिना अली जो कि मालदीव की हैं। यह एक पर्यावरण अधिवक्ता हैं, तो इन्हें भी दिया गया है। और तीसरा नाम है फिलाबियानो फ्लाविका जो कि फिलीपींस से संबंधित हैं और ये एक कैथोलिक पादरी हैं जो गरीबों और बेघरों की सेवा करते हैं। तो ये 3 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना तो होती है 1957 में, लेकिन ये पहली बार 1958 में प्रदान किया गया था। एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है और इसका जो नाम रखा गया है यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में रखा गया है। और रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था। देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस नेशनल हाईवे पर शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा NH-48। तो गुजरात में स्थित है NH-48, तो वहाँ पर देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की गई है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो टोल टैक्स कटेगा उसमें आपको टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, बिना रुके आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका टोल टैक्स कट जाएगा। तो इस प्रकार की प्रणाली शुरू की गई है NH-48 पर। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर में किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, और ये कहाँ पर परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। किस कंपनी की यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है? तो राफे एम्फीवर की यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, INS कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी इस साल अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। तो इसमें शामिल होने के लिए भारत का एक जहाज गया है जिसका नाम है INS कदमत। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप आने के कारण लगभग 800 लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। हालांकि ये मौतों का जो आंकड़ा है ना, ये 2000 से भी अधिक है। तो अभी अफगानिस्तान में 6 तीव्रता का भूकंप आया था जिसके कारण वहाँ पर लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, भूकंप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी की सतह का अचानक कंपन करना भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कहलाता है रिक्टर स्केल। भूकंप का केंद्र हाइपो सेंटर कहलाता है। भूकंप की तरंगें सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं? एपी सेंटर पर। भूकंप मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? एल तरंग। और भूकंप आने से पहले वातावरण में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो ये रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, देश के नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। तो जो TCA कल्याणी है ये 29वें नंबर की महालेखा नियंत्रक बनाई गई हैं। और दोस्तों, व्यय विभाग में जो महालेखा नियंत्रक होता है ना, ये भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है यानी CAG कौन है वर्तमान में? तो वो हैं K संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा अलास्का, अमेरिका में। तो 1 से 14 सितंबर 2025 तक युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन अलास्का, अमेरिका में किया जाएगा। इस बार इसका 21वां संस्करण है। पहला एडिशन हुआ था 2004 में। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए तैयारी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन है?
आंसर है इसका रूस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अशांत देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट डिस्टर्ब कंट्री कौन है, तो वो है रूस। तो वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। इस बार इसका 19वां संस्करण जारी हुआ है। 163 देश इसमें शामिल थे। भारत की रैंक 115 है। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है सिंगापुर, ठीक है। और टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, यानी सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, फिर आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। सबसे अशांत देशों की बात करें तो रूस 163वें स्थान पर, 162वें पर यूक्रेन, सूडान 161वें पर, DRC है 160वें स्थान पर, यमन है 159वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के CEO कौन बने हैं? तो रजत पुन्हानी जो हैं वो FSSAI के CEO अभी हाल ही में बनाए गए हैं। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसने अपना काम शुरू किया था 2011 से। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भोजन का या फूड का स्टैंडर्ड तय करने का काम कौन करता है? FSSAI। अगला क्वेश्चन है, मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप मिचेल स्टार्क को देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा गठित की जा रही नई कमांडो बटालियनों का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भैरव। तो भारतीय सेना के द्वारा भैरव नाम की नई कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है, जिसको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम, ठीक है। तो अभी विक्रम नाम का 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है और इसको डेवलप किसने किया है? इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने डेवलप किया है। इसका नाम रखा गया है विक्रम। अगला क्वेश्चन है, मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है उमरोई मेघालय में। 1 से 14 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। इस बार इसका 14वां संस्करण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा दीपक मित्तल को किस देश में भारत का राजदूत बनाया है? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। UAE दिरहम यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब, ओमान, कतर, ईरान, ठीक है, जबकि ईरान के साथ समुद्री सीमा लगती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? तो 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो दोस्तों 2025 का जो महिला विश्व कप है ना क्रिकेट वाला, ये आयोजित किया जाना है इंडिया और श्रीलंका में। तो इसमें अभी हाल ही में विजेताओं को दी जाने वाली राशि की घोषणा की गई है। तो विजेता को राशि दी जाएगी कितनी? 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, ठीक है। और टोटल जो राशि रहेगी वो 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि रहेगी। अगला क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो IIT मद्रास टॉप पर है। तो अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 को जारी किया गया है। तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में जो IIT मद्रास ये टॉप पर है, फिर है IISc बेंगलुरु, फिर IIT मुंबई। दोस्तों इंजीनियरिंग में IIT मद्रास टॉप पर है, इनोवेशन में IIT मद्रास, अनुसंधान संस्थान में IISc बेंगलुरु, चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में एम्स दिल्ली, कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, कृषि में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली। इसके अलावा आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की, कॉलेज में हिंदू कॉलेज टॉप पर है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में जाधवपुर विश्वविद्यालय टॉप पर है, ओपन विश्वविद्यालय में इग्नू टॉप पर है, स्किल विश्वविद्यालय में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और सतत विकास लक्ष्य में
IIT मद्रास टॉप पर है। शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है और ये दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस पर, जिनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने कुल कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में बैन लगाया है? 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन है। ठीक है, तो ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि नेपाल में बैन किए गए हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। तो दोस्तों, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए नीति आयोग के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो बिहार राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है और ये जो मंदिर है ये नालंदा जिले में स्थित पवित्र स्थल राजगीर में स्थापित किया गया है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई लगभग 70 फीट ऊंची है और भगवान बुद्ध की जो यहाँ पर प्रतिमा है उसकी ऊंचाई है 10 फीट और यहाँ पर जो कैंपस बनाया गया है उसमें 1000 श्रद्धालुओं की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, खनन मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल अभी हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि पीयूष गोयल तो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो वो नहीं है, उससे अलग हैं खनन मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस श्री चंद्रशेखर किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया ने नेपाल को हरा करके सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता थी जो कि थिम्पू भूटान में आयोजित की गई थी। तो विजेता भारत, उपविजेता नेपाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह नोएडा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? नोएडा में। टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है? जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में और जो कुछ हार्डवेयर उपकरण होते हैं, राउटर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसे हम टेम्पर्ड गिलास बोलते हैं। तो भारत का पहला टेम्पर्ड गिलास निर्माण संयंत्र नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में ये कहा है कि वह सिंगापुर के एरिया से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाने जा रही है कच्छ, गुजरात में। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ये 5.5 लाख एकड़ में फैला होगा। भारत के पहले AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो उसका नाम है आदि बाणी। क्या नाम है दोस्तों? आदि बाणी। सेना ने युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कोहिमा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नारी रिपोर्ट यानी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी यानी नारी रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो इसमें सबसे सुरक्षित शहर है नागालैंड का कोहिमा, फिर विशाखापत्तनम, फिर भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई। सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली को बताया गया है, फिर कोलकाता, पटना, फिर जयपुर, श्रीनगर, रांची और फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है? 7.8%। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये बताया है कि भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो कितनी है? 7.8% की। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो ये मिली है नई दिल्ली को। ठीक है, यानी कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो भारत 17 साल बाद इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है।
इससे पहले यह टूर्नामेंट भारत में 2009 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलने वाली है। इसके अलावा पीडीएफ और कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। तो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है गणेश 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। और दोस्तों, जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। आज का क्वेश्चन है, किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर दोस्तों आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लें। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और ऐप पर आपको जीके जीएस की ये ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।